स्पोर्ट्स मैगजीन खेल के मैदान से लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। इसे आप देखते हैं हर जुमेरात और हर इतवार रात 8:30 बजे हमारी यूट्यूब चैनल SHQ रेडियो एक्टिव पे। आज सबसे पहले बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज के हवाले से। सीरीज हो गई और सीरीज भारत ने बिलाखिर जीती। हालांकि भारत की टीम 2-1 से पिछड़ रही थी, उसके बावजूद भी भारत ने सीरीज जीती। सही कह रहे हैं रशीद आप कि 2-1 से पिछड़ने के बाद भारत सीरीज जीती है और ये बड़ी बात है। पहले 1-0 से, फिर 1-1 किया, फिर 2-1 से, फिर 2-2 किया और 3-2 से सीरीज जीत ली। और इसमें अगर आप देखेंगे कि चौथा T20 बहुत अहम था। इंडिया अंडर प्रेशर था, अगर वो मैच हार गए सीरीज हार गए। लेकिन उस मैच में कुछ एग्रेसिव डिसीजन लिए फिर इंडिया ने, और उसमें ये हुआ कि सूर्य कुमार यादव जो ईशान किशन नहीं खेले उनकी जगह आए और मैन ऑफ द मैच हो गए और एक बेमिसाल इनिंग खेली उन्होंने। उनकी पहली इनिंग थी इंटरनेशनल क्रिकेट में, जबकि रोहित जल्दी आउट हो गए थे, उसके बावजूद बेहतर परफॉर्मेंस रही। और उधर दाद देनी होगी इंडियन थिंक टैंक की चौथा मैच भी राहुल को दिया, ये जानते हुए कि वो चल नहीं रहे हैं, लेकिन ये सोच कि राहुल इंपॉर्टेंट है, राहुल अच्छे खिलाड़ी हैं, शायद फॉर्म में आ जाए। उस मैच में अय्यर और पंत का कंट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा रहा, जिससे स्कोर बढ़ गया। और कोहली ने उस मैच में चौथे में खुदकुशी की, समझिए आप, जो वो हिट मारने गए कि जो यादव ने रन रेट रखा है मैं भी उसी पे चलूंगा। तो ये हो जाता है एट टाइम्स बड़े बड़े प्लेयरों को भी। आर्चर 4 विकेट ले गए, लेकिन जो टोटल था वो इंग्लैंड की रीच से बाहर हो चुका था। बाद में बैटिंग करने की इंग्लैंड को आदत है, लेकिन टफ था इंग्लैंड के लिए। उसमें ओपनर्स को अच्छा खेलना था जो नहीं खेल पाए, और टीम को आगे बढ़ना था सेट रन रेट, कि हमें क्या करना है, किसी को क्या करना है। जो पहले मैच में नजर आया इंग्लैंड की टीम में, उसके बाद के मैचेस में नजर नहीं आया कि रोल डिफाइंड है प्लेयरों के। और जो स्लोअर वन इंडियन फास्ट बॉलर्स ने यूज की, जिसे बिल्कुल नहीं खेल पाए इंग्लैंड के बैट्समैन, वो कुछ नहीं समझ पाए कि उसको हैंडल कैसे करना है। और इसमें एक और बात देखी कि इंग्लिश बैट्समैन ज्यादा हार्ड हिट मारने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो जल्दी स्ट्रोक खेलते हैं। जो क्लास बैट्समैन होते हैं वो थोड़ा देर से खेलते हैं, वो ताकत के बदले डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं। ये कमी हुई, इंग्लैंड करीब आ गया, लेकिन कुछ ओवर पहले ही हो गया था डिसाइड कि अब चेज नहीं होगा। और मॉर्गन बहुत लेट बैटिंग करना है चौथे मैच में। क्या लगा आपको कि कौन से खास पॉइंट्स थे भारत के? अब ये तो मैंने कहा कि मैच में क्या हुआ रशीद, और बात यह है कि आपने कहा कि भारत की क्या खास बात थी। 5वें मैच की बात करेंगे और ये खास बात भी कि भारत की क्या खास बात। पहली बात कि भारत ने पूरी सीरीज में इंग्लैंड को सरप्राइजेस दिए सिलेक्शन से, क्योंकि T20 और वनडे गेम में बहुत जरूरी है कि आप अपोजिशन को थोड़ा गेसिंग रखें, थोड़ी तब्दीलियां करें, जिससे उनको हैंडल करने की आदत ना हो, जिस प्लेयर से खेला ना हो या जो सिचुएशन फेस ना की हो। ये बहुत बड़ी बात थी। नए प्लेयरों को चांस दिया। और 5वें मैच में कोहली खुद ओपनर आए, एक एग्रेशन का साइन, एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाया नटराजन, एक और एग्रेशन का साइन कि वी आर आउट टू विन, पहले बैटिंग दो या बाद में बैटिंग करें, हमने जीतना है मैच। तो ये बात बड़ी अहम थी। और कोहली ने बेमिसाल तरीके से पूरी इनिंग जो है वो चलाई, और रोहित ने तेज खेला चले गए, यादव ने तेज खेला चले गए, हार्दिक उनके साथ तेज खेला, और पार्टनरशिप्स बिल्ड हुई पूरी इनिंग में। तो उससे बहुत ज्यादा स्कोर हो गया। 224 इज नॉट गेटेबल इफ यू डोंट हैव गेल लाइक प्लेयर इन योर टीम, इट्स नॉट गेटेबल। तो पता था कि मैच का नतीजा क्या होगा 224 के बाद ही। इस मैच में जो मोमेंटम इंडिया ने गेन किया उसे छोड़ा नहीं, जो रोहित शर्मा ने मोमेंटम दिया था, और उसे गाइड किया कोहली ने। बाकियों ने भी स्कोर किया, लेकिन उनका वहां रहना बहुत जरूरी था। और अब ये एक है कि इंडिया की एग्रेसिव टीम सिलेक्शन, एग्रेसिव बैटिंग ऑर्डर, पॉलिसी ऑफ ट्राइंग टू विन, ये काम आ गई इस सीरीज में और आखिरी मैच में खासकर। और भुवनेश्वर की अच्छी बॉलिंग, सही बात है, लेकिन शार्दुल ठाकुर के ऐन मौके पे विकेट, जब इंग्लैंड तकरीबन मैच अपनी तरफ ले जाने की कोशिश में था और तेजी से बढ़ रहा था, वो भी बड़े अहम रहे। इंग्लैंड की क्या कमजोरी रही? अब आप कहते हैं इंग्लैंड की क्या कमजोरियां रही। पूरी सीरीज में इंग्लैंड की सबसे बड़ी कमजोरी थी, उनने टीम को शफल करना नहीं माना।
वो सेट प्लेयर्स के साथ खेलते गए लगातार। जेसन रॉय कोई खास नहीं खेले, मलान सिर्फ एक इनिंग खेले, मॉर्गन खुद अच्छा नहीं खेले। सैम करन टीम में क्यों है, क्यों खेलते हैं, ये किसी को समझ नहीं आया। वो सारी सीरीज खेले। स्टोक्स और बेयरस्टो भी तकरीबन एक आध मैच के बगैर कुछ भी नहीं कर सके। स्टोक्स तो पैसेंजर ही रहे तकरीबन सीरीज में, तो ये बड़ा मसला रहा और चेंज नहीं करना टीम में। और लास्ट मैच में दे मिस्ड सेकंड स्पिनर बैडली। सैम करन ने 1 ओवर किया है तकरीबन हर मैच में, 1 पे 2 किए हैं। 12 से 15 रन उनको पड़ते हैं, फिर उनको बॉलिंग नहीं मिलती है। बैटिंग में उनको आगे भेजते नहीं है, कहते हैं शायद एंड पे हिटर मारेगा, और तब या तो बाजी पलट गई होती है या मैच हार गए होते हैं। तो इसलिए कोई फायदा नहीं हुआ उनका टीम में रहने का। लेकिन इंग्लैंड ने चेंज नहीं माना, रिलेक्टेंस टू अडॉप्ट टू चेंजेस एंड एक्सेप्ट चेंजेस। ये बाहर प्लेयर बैठे हैं, उनमें भी कैलिबर है, लाए उनको। नया प्लेयर अपने आप को प्रूव करना चाहेगा, मोइन अली जैसा प्रूवन खिलाड़ी है, इंडिया प्रेशर में आएगा। नहीं खिलाया, पूरी सीरीज में नहीं खिलाया। और इंग्लैंड कोई सेट पैटर्न लेके आया था, उसी पे चलता गया और थिंक टैंक का टोटल फेलियर हुआ। उनके लीड लेके 2 बार इस सीरीज में। आखिरी मैच में जो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स ने बहुत शॉर्ट बॉलिंग की, उन्हें चाहे आर्चर हो चाहे वुड हो, बहुत शॉर्ट बॉलिंग की, जानते हुए रोहित शर्मा शॉर्ट पे मारते हैं अच्छा, और बाकी प्लेयर इंडिया के डरते नहीं है शॉर्ट बॉलिंग से। आज फुल्ली गार्डेड है प्लेयर, तो कोई भी शॉट खेलने से डरता नहीं है। इसके बावजूद बॉलिंग शॉर्ट हुई और एक बॉलर लगा शॉट है, क्योंकि करन को पूरी बॉलिंग नहीं हो सकी दे सके। और 6 बॉलर होने के बावजूद मैं अगेन कहूंगा दे मिस्ड अ स्पिनर, सेकंड स्पिनर इन द टीम। इंडिया ने पार्टनरशिप बिल्ड की, पहले विकेट की 94, उसके बाद 40 ऑड यादव के साथ कोहली की, फिर उसके बाद 90 के करीब कुछ पांड्या और कोहली की। उन्हें कोई पार्टनरशिप बिल्ड नहीं की पार्टनरशिप के बगैर, जो मलान और बटलर के दरमियान रही। शायद आपको ना याद हो, मैं याद दिला दूं, सीरीज शुरू होने से पहले मैंने कहा था कि टक्कर की टीम है, कांटे का मुकाबला है, एडवांटेज इंडिया, इंडिया थोड़ा आगे है। जब पहला मैच इंग्लैंड ने जीता तो लोगों ने कहा कि ये क्या है, इंग्लैंड आगे, इंडिया आगे, इंग्लैंड तो बेहतर टीम है। अब हुआ क्या, थोड़ा सा आगे इंडिया, मैंने कहा था 3-2 से सीरीज इंडिया जीत गया। क्या पाया, क्या खोया? इंग्लैंड ने सब कुछ खोया, कुछ नहीं पाया, और इंडिया ने बहुत कुछ पाया। यादव ऋषभ किशन ने अपने आप को साबित किया कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार हैं। नटराजन को बहुत देर के बाद खिलाया, सही बॉलिंग की, और कोहली ने और शास्त्री ने साबित किया हम तब्दीलियों के लिए तैयार हैं और चैलेंजेस लेने के लिए तैयार हैं। ये जो नतीजा हमारे सामने आया T20 सीरीज के हवाले से, क्या इस नतीजे का असर वनडे सीरीज पे होगा? अच्छा, वनडे सीरीज पे आप कहते हैं इसका क्या असर होगा? देखिए, ऐसे मैचेस का टेस्ट पे असर नहीं होता है, लेकिन वनडे पे डेफिनेटली असर होता है। T20 मैचेस का दोनों शॉर्टर फॉर्मेट है, और इसमें मेरे ख्याल में इंग्लैंड को बहुत सोचना है कि क्या उनकी बॉलिंग कैपेबल है इंडियन बैटिंग को रोकने के लिए। वहां डीप शिफ्ट ज्यादा नहीं चलने वाला, 50 ओवर का मैच है, एक तो किस्सा। और पुणे के ग्राउंड में क्या होगा हमें नहीं पता है, विकेट कैसा होगा हमें नहीं पता है। अगर हुआ बाउंस ज्यादा रिस्पॉन्स हो तो फास्ट बॉलर अच्छे हैं इंग्लैंड के, नो डाउट, लेकिन इंडिया के फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं। फिर इंग्लैंड की बैटिंग T20 से कंप्लीट फेलियर के साथ आ रही है, उसके बाद इंडियन बैटिंग फॉर्म में आ रही है। तो वनडे में इंग्लैंड बेस्ट टीम है और बहुत बेहतर टीम है इंग्लैंड वनडे में। मैं पहले भी कह चुका था सीरीज से, T20 से ज्यादा इंग्लैंड वनडे ज्यादा अच्छा खेलता है T20 के मुकाबले। तो इंग्लैंड इज ए चैलेंज इन थ्रेट टू इंडिया इन वनडे सीरीज, लेकिन फिर इंडिया कैरीज नोज अहेड ऑफ इंग्लैंड। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स मैगजीन खेल के मैदान से, हमारे यूट्यूब चैनल SHQ रेडियो एक्टिव पे। अब एक सवाल हम पेश करेंगे। ये सवाल हमसे पूछा है वाजिद गुलजार ने बांडीपुरा से। लिखते हैं कि फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए मैचेस में क्या फर्क है? लिस्ट ए हो गए आपके 40 ओवर से 60 ओवर तक के सारे इंटरनेशनल मैचेस और सारे मैचेस, और वो मैचेस भी जिनका, उन टीमों के मैचेस भी जिनको इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टेटस नहीं मिला है जी। लेकिन वो 40 ओवर टू 60 ओवर अगर कोई मैच खेलते हैं तो उसे लिस्ट ए मैच कहा जाता है जी। और सारे ये लिमिटेड ओवर्स की 40 से 60 ओवर तक के मैचेस डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल लिस्ट ए मैचेस में। ये तो हुई लिस्ट ए की बात। फर्स्ट क्लास मैच किसको कहेंगे? देखिए, फर्स्ट क्लास मैच उसको कहते हैं जो 2, 3 और 4 दिन का मैच हो और जिसका स्टैंडर्ड रिगार्ड किया गया हो कि एक लेवल का है और ये उसी लेवल का कंपटीशन है
जिसे अपने प्रोस्पेक्टिव बोर्ड्स ने या एसोसिएशंस ने माना हो, जैसे इंडिया में रणजी ट्रॉफी है जी ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी फर्स्ट क्लास नहीं है, वो लिस्ट हो गया। जी बलिष्ठ। इसीलिए ये माना जाएगा कि आपके जो इस वक्त फर्स्ट क्लास मैचेस हैं सारी मुल्कों की, जो अपनी टूर्नामेंट्स है, शेफील्ड शील्ड है, काउंटी क्रिकेट है, पाकिस्तान में कायदे आजम ट्रॉफी है, ये सारे जो हैं ये फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। और स्टेटस वाइज इनका स्टेटस माना जाता है हायर देन लिस्ट ए मैचेस, क्योंकि लिस्ट ए मैचेस में मैंने पहले वही कहा कि वो टीमें भी आती हैं जिनको इंटरनेशनल दर्जा ना मिला हो, लेकिन 40 से 60 ओवर तक के मैचेस खेले हो। एक और सवाल हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। मुश्ताक लोन तुर्कवांगाम शोपियां से पूछते हैं, 1984 में जी जो टेस्ट मैच कलकत्ता में खेला गया, क्या कपिल देव के ड्रॉप किए जाने के पीछे गावस्कर का हाथ था? खतरनाक बात देखिए वो कहानी थोड़ी तवील है इससे। दिल्ली टेस्ट इंडिया हार गया इंग्लैंड से, पैट पोकाक और एडमंड्स लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, उनकी स्पिन बॉलिंग के सामने भारत की टीम नहीं चली। अब जब इंडिया हार गया तो इस हार का शिकार 2 खिलाड़ियों को बनाया गया जी। एक कपिल देव, एक संदीप पाटिल। इनको कोलकाता टेस्ट के लिए ड्रॉप कर दिया गया कि इनने रैश शॉट खेले, हम इससे हार गए। हालांकि इतना ही नहीं था, टीम बुरा खेली थी, इंग्लैंड अच्छा खेला था जी जी। लेकिन नॉर्मली इस रीजन में हम लोग नहीं मानते हैं डिफीट के, दूसरी टीम ने अच्छा खेला है, हमने खराब खेला। किसी न किसी को इसका हम मुर्दे इल्जाम ठहरा के उसको निकाल देते हैं। तो जनाब कपिल देव को निकाल दिया और कलकत्ता में प्रोटेस्ट हुई, नो कपिल नो टेस्ट। लेकिन कपिल नहीं रहे टीम में, और कपिल देव का कंटिन्यूस जो टेस्ट खेलने का सिलसिला था नॉन स्टॉप, पहला ब्रेक और वाहिद ब्रेक आ गया। असल में ये बात है कि जब कपिल देव से पूछा गया कि कोई ऐसी बात क्रिकेट की जो आपके दिल पे अभी भी है जो नहीं होनी चाहिए थी, उन्होंने कहा हाँ एक बात है, वो ये कि मैं जब कलकत्ता टेस्ट ड्रॉप हो गया, जो कंटिन्यूसली वो खेले थे वो जख्मी नहीं हुए थे, नहीं कुछ वो कभी नहीं ड्रॉप भी नहीं हुए थे, ड्रॉप नहीं हुए थे। तो कहा कि वो ब्रेक जबरदस्त। देखिए उसमें कहा जाता है गावस्कर कैप्टन थे तो उनने इनको टीम से निकलवा दिया, क्योंकि उनको लगा कि कपिल देव को सबक सीखना चाहिए आगे बेहतर खेलने के लिए जी। अब यहाँ आप ये मान भी सकते हैं सही, और ये नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन जो आज आप गावस्कर देखते हैं तब इनका ये एटीट्यूड नहीं था। ही वॉज हाईली सेल्फ सेंटर्ड तब, और किसी हद तक थोड़े सेल्फिश भी थे। लेकिन ये नहीं मैं कह सकता हूँ कोई प्रूफ के साथ कि इनको कपिल देव को इनने टीम से निकाला, लेकिन वो हिस्टोरिक टेस्ट मैच साबित हुआ कलकत्ता का किसी और वजह से। संदीप पाटिल टीम से बाहर हो गए, और वो इतना बेहतरीन खिलाड़ी उसके बाद उनको कभी खिलाया नहीं गया। उनका हाल सोचिए, किसी ने नहीं सोचा। वाह वाह। अब देखिए अब क्या हुआ उनके साथ, ये एक अजीब सी हालत हो गई ना, बिल्कुल उसके बाद वापस ही नहीं आया, कभी खिलाया है नहीं, सोचा नहीं कि इतना आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है, और कितने जबरदस्त बैट्समैन, बहुत जबरदस्त बैट्समैन। आप देखिए उसके बाद वो संदीप पाटिल के बारे में और बात करूंगा। नहीं वो पहले मैं इस टेस्ट को कंप्लीट जी जी। हुआ ये कि उस मैच में एक इंडिया का खिलाड़ी जिसने इंग्लैंड के साथ 2 साइड मैचेस में सेंचुरी बनाई थी, यंग प्लेयर, सूखा सा पतला सा, हैदराबाद का, टेस्ट खेलता है, अब मोहम्मद अजहरुद्दीन और सेंचुरी बनाता है, फिर अगले 2 टेस्ट में भी सेंचुरी बनाता है, तो पाटिल किसी को याद नहीं रहा। सही। और संदीप पाटिल के बारे में ये है कि वो बाद में कोच भी अच्छे बने, कीनिया के कोच ने सेमीफाइनल वर्ल्ड कप तक पहुंचा दिया है ना। उन्हें कि जब हम अक्सर बात करते हैं कि हर एक खिलाड़ी कैप्टनशिप मटेरियल नहीं होता है, कोच का मटेरियल नहीं होता है, एनालिस्ट नहीं हो सकता, प्लेयर अच्छा हो सकता है, प्लेयर अच्छा हो सकता है। संदीप पाटिल कोच भी बड़े, और संदीप पाटिल ने वो 174 या 75 की इनिंग जो खेली है ऑस्ट्रेलिया में, जब सर को बॉल लगी, पास को की, गिर गए, वापस आए, क्या मारा है, क्या बैट्समैन थे, लेकिन इंडिया मैल ट्रीटेड हिम एंड बैडली ट्रीटेड हिम। आते हैं आज के प्रोग्राम के सेगमेंट की जानिब, फुटबॉल के हवाले से और एक अजीम फुटबॉलर के हवाले से उनके बारे में बात है। ये बात अजीम फुटबॉलर की होने जा रही है। कौन है, क्या नाम है, रशीद नहीं बताएंगे, आपने कहा एक अजीम फुटबॉलर की बात करेंगे जावेद। 1996 की बात है। एक 15 साल स्वीडिश फुटबॉलर फुटबॉल छोड़कर डॉक्स में काम करने लगे, महज इसलिए कि 2 वक्त की रोटी मिल सके। लेकिन उनके मैनेजर जानते थे कि इस लड़के का मुस्तकबिल कहीं और नहीं, बस फुटबॉल में रचा बसा है। लड़के को डॉक्स से लाकर क्लब में शामिल किया गया। उनके साथ बाज़ाब्ता एक मुआहदा तय पाया। मुआहदे के दस्तावेज़ात पर जब दस्तखत करने की बारी आई तो इस 15 साल खिलाड़ी ने अपना नाम लिखा, ज़्लाटन इब्राहिमोविच। वही ज़्लाटन
इब्राहिमोविच, जिन्होंने आलमी सतह पर 500 से ज़ायद गोल स्कोर किए हैं और दुनियाई फुटबॉल के नामी ग्रामी क्लब्स में अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। ज़्लाटान इब्राहिमोविच की पैदाइश 3 अक्टूबर 1981 को स्वीडन के एक छोटे से शहर मलामो में हुई। उनके वालिद सफ़ीक इब्राहिमोविच बुनियादी तौर पर बोस्निया के थे, जबकि उनकी मां जुर्का ग्रेविच क्रोशिया की थीं। दोनों बाद में स्वीडन में ही रहने लगे और यहीं की शहरियत हासिल की, लेकिन दोनों की शादी 2 साल से ज़्यादा न चल सकी। अलग होने के बाद कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक इब्राहिमोविच की जिम्मेदारी उनकी मां को मिल गई। उनकी मां के 5 और बच्चे थे, सभी बेतवज्जही का शिकार थे। खुद इब्राहिमोविच कहते हैं, मुझे बचपन में सबसे ज़्यादा गुस्सा अपनी मां पर आता था, क्योंकि वो रोज़ एक नए बॉयफ्रेंड के साथ घर में दाखिल होती थी। यही वजह थी कि इब्राहिमोविच में अक्सर चिड़चिड़ापन और गुस्सा होता था, और इसी गुस्से और चिड़चिड़ेपन की वजह से वो अजीब किस्म की शरारतें करते। कभी वो स्कूल में अपने साथियों की पिटाई करते, तो कभी फुटबॉल की ट्रेनिंग के लिए जाते वक्त पड़ोसियों के साइकिल चुरा लेते थे। हालांकि ट्रेनिंग से लौटते हुए साइकिल वहीं छोड़ के आते थे जहां से उठा कर लाते थे। बचपन में ज़्लाटान इब्राहिमोविच के हीरो ब्राज़ीलियन रोनाल्डो हुआ करते थे। उनके कमरे में हर तरफ से बस रोनाल्डो की ही तस्वीर लगी होती। 22 मार्च 2001 को ज़्लाटान इब्राहिमोविच की डील अयैक्स के साथ 8.7 मिलियन पाउंड्स के एवज तय पाई। यहाँ उन्होंने अपने जादुई खेल से सभी को महजूज कर दिया, और कमेंटेटर्स बार बार कह रहे थे कि ये खिलाड़ी मुस्तकबिल का मैराडोना और ज़िडान होगा। 2004 में ज़्लाटान की ट्रांसफ़र यूवेंटस में हुई। यहाँ उन्होंने 2 सेरी टाइटल हासिल किए, साथ ही चैंपियंस लीग में 16 गोल दागकर यूवेंटस को क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा दिया। उस सीज़न के आखिर में यूवेंटस को रियल मैड्रिड ने इब्राहिमोविच की ट्रांसफ़र के लिए 70 मिलियन यूरोज़ ऑफ़र किए थे, ताहम यूवेंटस ने इस ऑफ़र को सिरे से ही खारिज कर दिया। यूवेंटस के बाद ज़्लाटान का अगला हदफ इंटर मिलान था, जहां उन्होंने आते ही टीम के लिए 3 टाइटल जितवा दिए, जिनमें दूसरा टाइटल कुछ ज़्यादा ही अहम साबित हुआ। वो इस वजह से कि उन दिनों में ज़्लाटान इंजरीज से जूझ रहे थे, लिहाजा पार्मा के खिलाफ डिसाइडर में उन्हें पहले हाफ में बाहर ही बिठा दिया गया। जोरों की बारिश में ज़्लाटान ने दूसरे हाफ में खेलने की बहुत जिद कर दी। मैदान में दाखिल तो हुए, लेकिन पूरी तरह फिट न थे, तमाम पैदर पे 2 गोल दाग कर टीम को चैंपियन बना दिया। क्लब्स बदलने का सफ़र चलता रहा और नए नए क्लब्स में वो अपने जौहर दिखाते रहे। 2009 में वो बार्सिलोना क्लब में चले गए। यहाँ ला लीगा के पहली सीज़न में उन्होंने इब्तदाई 5 मैचेस में लगातार गोल दागे और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पहले ही सीज़न में 21 गोलों के साथ वो टॉप स्कोरर रहे, लेकिन पेप गार्डियोला के साथ उनकी कुछ खास जमी नहीं, लिहाजा बार्सिलोना को खैरबाद कह के वो एसी मिलान में चले आए। यहाँ 2 साल के उम्दा सीज़न के बाद 2012 में उनकी ट्रांसफ़र पेरिस सेंट जर्मैन में हुई, जहाँ उन्होंने 4 मज़ीद डोमेस्टिक टाइटल हासिल किए। उसके बाद 2016 में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फ़ी हफ्ता 2 लाख पाउंड्स के एवज उनकी खिदमत हासिल की। उसके बाद उनकी मंजिल LA गैलेक्सी क्लब था। इन दोनों क्लब्स में आला कारकर्दगी दिखाने के बाद वो 2019-20 में वो दोबारा AC मिलान में चले आए। इसी क्लब की तरफ से खेलते हुए रवां साल फरवरी में ज़्लाटान ने अपना 500वां क्लब गोल स्कोर किया। 2001 से 2016 तक इस होनहार और बासलाहियत खिलाड़ी ने स्वीडिश फुटबॉल टीम की नुमाइंदगी की। इस दौरान 2002, 2006 और 2010 के वर्ल्ड कप में स्वीडन के क्वालिफाई कराने में ज़्लाटान इब्राहिमोविच का बड़ा कलीदी को रोल रहा। वर्ल्ड कप के अलावा दीगर आलमी टूर्नामेंट्स में भी ज़्लाटान ने स्वीडन के लिए कई कारहाई नुमाइयाँ अंजाम दिए। 2016 में ज़्लाटान इब्राहिमोविच ने बैनुल-अक़वामी फ़ुटबॉल को खैरबाद कह दिया, लेकिन पिछले ही दिनों उनकी बात स्वीडन के मैनेजर जेनी एंडरसन के साथ हुई और इस बात के इम्कानात बड़े रोशन नज़र आते हैं कि ज़्लाटान इब्राहिमोविच 2021 में कोसोवो और जॉर्जिया के खिलाफ हो रहे वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैचेस में स्वीडिश टीम का हिस्सा होंगे। इब्राहिमोविच ने स्वीडन के लिए अब तक सबसे ज़्यादा 62 गोल स्कोर किए हैं। वो भले ही 39 साल की उम्र को पार कर चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से
क्लब्स और स्वीडिश कौमी टीम के लिए स्कोर किए गए 560 गोल से भी जायद गोलों में 60% गोल तब बनाए गए हैं जब वो 30 साल की उम्र पार कर चुके थे। ज़्लाटन इब्राहिमोविच में अभी वो दमखम और जोश मौजूद है, जिसकी बिना पर वो स्वीडन को 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के मेन राउंड्स में पहुंचा सकते हैं। ज़्लाटन इब्राहिमोविच की बात हुई, रशीद, और ये अजीम तरीन फुटबॉलर्स में से हैं इस सेंचुरी के, इसमें कोई दो राय नहीं है इनके बारे में। इनके बारे में ये कोट्स देखिए आप कि ज़ैनेडिन ज़िडान क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल, वन ऑफ द, पर एक बेहतरीन फॉरवर्ड, आलमी कप जीता है, यूरोपियन नेशंस कप जीता है, आर्सेनल के लिए तूफान मचाया, थियरी ऑनरी के तासुरात देखें। फुटबॉल की तारीख के एक, आज तक की तारीख के वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स एवर, पाओलो माल्डीनी, इटली के हैं, आलमी कप चैंपियन है, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी थे। वो किस नजर से देखते हैं इब्राहिमोविच को? और सबके फेवरेट, एन आइकन, अ क्राउड पुलर, अ हीरो इनसाइड एंड आउटसाइड द फील्ड, हु बेंड्स लाइक बेकम, डेविड बेकम इब्राहिमोविच के बारे में। इब्राहिमोविच के अपने कोट्स बड़े जबरदस्त हैं, अपने बारे में बहुत बोलते हैं। एक रिपोर्टर ने इनसे एक बार पूछा कि अपनी बीवी को क्या गिफ्ट दिया आपने उसके बर्थडे पे, इनका जवाब देखिए। टैलेंट के हवाले से इब्राहिमोविच कहते हैं, यू कैन हैव टैलेंट बट टैलेंट डजंट टेक यू ऑल द वे। रोनाल्डिनियो की बड़ी तारीफ करते हैं और हैं भी तारीफ के काबिल। प्रीमियर लीग के बारे में जब ये खेल रहे थे, पूछा बेस्ट स्ट्राइकर कौन है वहां, कहा लकू का है और एग्वेरो है, तो लोगों ने कहा आप नहीं है, तो जवाब, ये कहते हैं कि मैं 11 की 11 पोजीशन पे खेल सकता हूं। मेसी और रोनाल्डो दोनों को पसंद करते हैं, मेसी के साथ बार्सिलोना में खेला था इनने, मतलब मेसी बिल्कुल नए थे, ये थोड़े एस्टेब्लिश थे उस मामले में, बड़े भी हैं उनसे 5-6 साल। तो कहते हैं मेसी इज फैंटास्टिक, रोनाल्डो इज गुड एंड आई एम वाओ। जोसे मूरिन्हो बहुत मशहूर कोच हैं दुनिया के, चाहे पोर्टो हो, उनको कहां से कहां ले गए, स्पेन गए तो वहां तूफान मचाया, इंग्लैंड आए तो वहां अच्छी जबरदस्त मैनेजर हैं माने जाते। और इब्राहिमोविच भी चाहते थे किसी टीम में उनके साथ खेलें, लेकिन जिस टीम के वो उस वक्त मैनेजर थे उसके बारे में और उनके फॉलोअर्स के बारे में उनकी ये ओपिनियन थी। जब कोई फुटबॉलर होता है, उसकी ट्रांसफर होती है कहीं और, तो उसका टेस्ट लिया जाता है, सबका नहीं, बहुत प्लेयर्स का टेस्ट लिया जाता है। एक तो फिटनेस देखी जाती है, बाकी चीजें देखी जाती है। तो आर्सेनल ने कहा, ये आप वेंगर ने, आप खेलें हमारे लिए इब्राहिमोविच को। इन्हें कहा ठीक है, कहा लेकिन टेस्ट देना होगा। I will not do a trial. Either you take me or not. I'm not here to waste time. और बात बड़ी करते हैं कि मैं पेरिस में गया अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए अपार्टमेंट देखने। तो मैंने कहा, if I don't find an apartment, I will probably buy the hotel itself. मेसी और रोनाल्डो के बारे में इनके कुछ तासुरात हैं बड़े डिफरेंट से, क्योंकि उनको बैलन डोर और वर्ल्ड फुटबॉलर ऑफ द ईयर मिला जब ये भी डिजर्व करते थे एट टाइम्स। क्योंकि कभी कभी हमें लगा कि जब मैनुअल नॉयर भी डिजर्व करते थे तो रोनाल्डो को मिल गया। तो फिर जब इनने ये देखा, ये कभी खफा नहीं हुए उससे, मुझे नहीं मिला, ये बॉदर नहीं है उन चीज़ों के बारे में। ही इज लकी गाय क्रिस्टियानो, ही ऑलवेज गेट्स फर्स्ट रो टिकट टू सी मेसी विन ऑल अवार्ड्स। और वो आखिर पे आपने सेगमेंट के कोड देखा था कि डू यू प्ले स्वीडिश स्टाइल फुटबॉल, रिपोर्टर ने पूछा, इन्हें कहा नो, आई प्ले सैल्टन स्टाइल फुटबॉल। ये कॉन्फिडेंस, ये लेवल और ये अपील
इस अजीम खिलाड़ी की। ज़्लाटन इब्राहिमोविच के बारे में बात कर रहे थे। जी हाँ, देखिए जब आप ये अजीम खिलाड़ियों की बात करते हैं ना, जैसे पिछले प्रोग्राम में हमारी भी थी, इस पीरियड में मैंने इनका नाम नहीं लिया था कि क्योंकि मुझे पता था हमें नेक्स्ट प्रोग्राम में इन पर बात करनी है। ये बराबर मेसी और रोनाल्डो के स्टेटस के प्लेयर है और कई जगह उन दो से आगे हैं। किस हिसाब से, जिस हिसाब से ये प्लेयरों को दूसरे सपोर्ट करते हैं, कॉजेज को सपोर्ट करते हैं, और जिस हिसाब से ये बोलते हैं, ये कभी खामोश नहीं रहते, ये वो बंदा है। सवाल एक प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ये सवाल तौसीफ मीर ने पूछा है वारपोरा सोपोर से, व्हाई इज क्रिकेट कॉल्ड जेंटलमैन्स गेम? इट्स ए कंप्लीट मिसनॉमर। मैंने इस पे पहले भी बात की, ये टोटली गलत है, हमारी समझ से बाहर है और हमने इसको चेप के कुछ और बना दिया। अब ये देखिए जो आपने देखा प्लेयर वर्सेस जेंटलमैन मैच चल रहा है और लिखा है जो जेंटलमैन का इलाका है वहां कोई प्लेयर दाखिल नहीं हो सकता है, उसको अलाउड नहीं है। तो फिर ये कौन है जेंटलमैन जिनकी ये गेम है? ये हो गए लॉर्ड्स, ये हो गए रॉयल्टी इंग्लैंड की, ये हो गए ऊपर क्लास के लोग, ये हो गए रॉयल फैमिली के लोग। ये उस जो वो लोग हैं, ये कहते हैं ये हमारी गेम है। ये जो प्लेयर लोग हैं ये हमारे इलाके में नहीं आ सकते, ये अपने ड्रेसिंग रूम में रह सकते हैं और ये बेहतर जगहों पर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि वो कहते थे ये हमारी सुपीरियर लोगों की गेम है, ये इन्फीरियर लोग हैं, ये प्लेयर हैं, और उसी को हम कहते हैं जेंटलमैन्स गेम। फिर हमने इसमें रास्ता ढूंढ लिया एक फ्रॉड का नहीं, अब उसका स्टाइल नॉर्म बदल गया, अब जो गेम अच्छी तरह खेली जाए उसमें जेंटलमैन्स गेम खेलते हैं। मगर आया लफ्ज कहां से, बात आई कहां से? बात आई इंग्लैंड से कि ये रॉयल्टी की गेम है, आम आदमी की नहीं है, तुम प्लेयर हो, हम जेंटलमैन हैं, ये हमारी गेम है। अब इसमें एक सवाल और उठता है कि अगर आप कहते हैं कि क्रिकेट में तब ऐसा हुआ रशीद कि ये रॉयल्टी की गेम है, तो फुटबॉल और बाकी खेल भी इंग्लैंड खेलता है, वहां क्यों नहीं हुआ? देखिए उन खेलों का एलीट स्टेटस नहीं था, उन खेलों में रॉयल्टी और ब्लू ब्लड के लोग जिनको हम कहते हैं इंटरेस्टेड नहीं थे, इसलिए वो दाखिल ही नहीं हुए। वो पेंट कोट और टाई वाली गेम में इंटरेस्टेड थे जिसमें उनका स्टेटस और स्टैचर बढ़ता था और उसी स्टैचर पे गेम चलती थी। तो इसको कहा है हमारी गेम है, आपकी गेम नहीं है। ये स्कोर कार्ड आप देखिए, जेंटलमैन का अलग है, प्लेयर्स का अलग है, वो नुमाया नहीं है। जो जेंटलमैन का स्कोर कार्ड है उसमें हर एक का पूरा नाम है, यानी इनिशियल भी है और नाम भी है। जो प्लेयर्स की टीम है उसमें उनका एक नाम है, पता ही नहीं ये अगला पिछला क्या है इस आदमी का, यार ये कौन है, इनका ऐसे ही लिख दो। ये उससे हम कहेंगे इसको जेंटलमैन्स गेम, वी शुड स्टॉप सेइंग इट। ये आपने जबरदस्त बात बताई और जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी। तो आते हैं हम आज के क्विज की जानिब। हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, स्पॉट द बॉल। आपको कहना था कि बॉल एबीसीडी कहाँ है? तो ये जेफरी बॉयकॉट बैटिंग कर रहे थे, उनकी हमने आपको ये दिखाई थी कि एबीसीडी कहाँ है, बैट पे कहाँ बॉल लगी है। और अब से बहुत अच्छे हैं लोग, अपने बहुतों ने सही जवाब दिया है और वक्त पे सही जवाब दिया है। और सी स्पॉट पे, बिल्कुल सी स्पॉट पे बॉल आप देख सकते हैं। तो जनाब मैं उन दोस्तों के नाम पढ़ूंगा, 9 दोस्तों ने जवाब दिया है सही जवाब, क्योंकि हम अक्सर क्या करते थे 30-40 लोगों ने सही जवाब दिया होता था, पहले 10 हम ले लेते थे और उन्हीं 10 में से हम इनाम भी देते थे लॉट्स के जरिए। आज जिन 9 दोस्तों ने सही जवाब दिया है उनके नाम में पढ़ता हूँ। शबीर अहमद लतपुरा पुलवामा, आबिद शफी मालबनपुरा सोपोर से, इश्तियाक वानी चिटे बांडीपुरा से, जावेद इकबाल डार खाग से, फारूक अब्दुल्ला बटिंगो अनंतनाग। छठे हैं शबीर अहमद भट्ट शोपोरा चाडोरा से, शौकत अली है आबानपुरा पुलवामा से, ऋषि मुंतजिर है लतपुरा पुलवामा से और 90 हैं मुश्ताक लोन तुर्कवांगाम शोपियान से। आप सभी दोस्तों ने सही जवाब दिया और लॉर्ड्स के जरिए कुरंदाजी के जरिए सलीम के एंटरप्राइजेस गिफ्ट के जो विनर बने हैं आप हैं ऋषि मुंतजिर लतपुरा पुलवामा। बहुत मुबारक आपको। मेरे ख्याल में 11-12 हफ्ते पहले भी आप फिनिश थे और आज फिर हुए। ऑल द बेस्ट। आज हम फिर से जो क्विज हम आज अपने दोस्तों से पूछेंगे, एक आवाज सुनवाते हैं। चलिए ठीक है, आप ही मान लेते हैं, आज आवाज सुनाते हैं। आइडेंटिफाई द वॉइस। Some people say it's sold its soul. I don't agree with that. I think it's wonderful, but I think it looks fantastic. I think what they've done on the main ground with those temporary seats is terrific. I mean, people are not going to sit in the grandstand, the Compton stand and so on. They're going to sit in this temporary seating, which will give a great atmosphere, I think, for those who are taking part and also for those who are watching. ये आवाज आपने सुनी, हमें बताइए कि किसकी आवाज है। ठीक है,
लेते हैं आज की निशस्त से इजाजत। जी। मिलते हैं हम थर्सडे को रात 8:30 बजे। खुदा हाफिज।